नमस्कार। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले आपको दो नेताओं के बयानों को समझना होगा। पहले तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनसे अगर प्रधानमंत्री बनने को लेकर सवाल पूछा जाए तो वो उसे दरकिनार कर देते हैं। उनसे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने को लेकर सवाल पूछा जाए, चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा जाए तो वो कहते हैं कि जब तक यहां पर हैं काम कर रहे हैं, और उसके बाद वो मठ की तरफ इशारा कर देते हैं। दूसरी तरफ है अमित शाह, जो सदन में खड़े होकर कहते हैं कि रिपीट होंगे। वो चल क्या रहा है? पहली बात तो ये जो फर्जी एजेंडा, फर्जी प्रोपेगेंडा फैलाया गया था इन दोनों को लेकर कि भाई लड़ाई चल रही है। अखिलेश यादव के तमाम बयान हमने सुने हैं, केजरीवाल के बयानों को भी याद करना चाहिए जिसमें योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किए जाने की बात कही गई थी। ठीक उससे उलट यहां पर दोनों के विचार, दोनों के बयान अलग अलग हैं। हालांकि दोनों के बयान में बड़प्पन दिखाई देता है, लड़ाई नजर नहीं आती। आज इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि 27 के चुनावों को देखते हुए इन बयानों के मायने क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का अचानक से इस वक्त चर्चा क्यों हो रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के लिए दिल्ली का रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। ये मुश्किल करने वाले लोग कौन है? ये मुश्किल करने वाले लोग अमित शाह तो कम से कम नहीं है, नरेंद्र मोदी भी नहीं है, कोई तीसरा है जो इन सारे मामलों में खेल कर रहा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच कैसा रिश्ता है, इसे समझने के लिए हमें सिर्फ दो तस्वीरों में समझना होगा। एक जो हाल में संसद के भीतर हुआ, अखिलेश यादव को जवाब दिया अमित शाह ने, और अमित शाह इतने हल्के नहीं हैं, इतने फुहड़ लीडर नहीं है कि कुछ भी बोल जाएं, फ्लो में बोल जाएं। नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव को जब कहा कि चिंता मत करिए वो भी रिपीट हो रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि 2027 का चुनाव योगी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री योगी होंगे। ये क्लियर है, मतलब अमित शाह के लिए तो एकदम से क्लियर है, और अमित शाह जो बोलते हैं पार्टी की इस वक्त वही लाइन है। दूसरी चीज कि योगी आदित्यनाथ इतने फिर शंका में क्यों हैं, वो बार बार क्यों कहते हैं कि मैं काम करते करते मठ की तरफ जाना चाहता हूं। इसे समझने के लिए उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसे समझना होगा। दरअसल अभी हाल ही में नंद किशोर गुर्जर बहुत सुर्खियों में थे, हेडलाइंस में थे। आप एक बात बताइए कि आज किसी की उत्तर प्रदेश में इतनी हिम्मत है कि वो किसी पुलिस वाले का कॉलर पकड़ ले और पुलिस वाला उस पर कोई कार्रवाई ना करे? इतनी हिम्मत किसी में है? यह हिम्मत सिर्फ नंदकिशोर गुर्जर में थी। नंदकिशोर गुर्जर में क्यों थी, और क्यों पुलिस वाले की कॉलर पकड़ने के बाद भी जिस सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि उस सरकार में पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। यह आरोप लगाने वाले कौन थे? सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। यह आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगता रहा है कि पुलिस को खुली छूट मिल गई। उसी सरकार में एक विधायक खुलेआम पुलिस वाले की कॉलर पकड़ता है, उस पुलिस वाले पर एक्शन हो जाता है, विधायक पर कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों है, किस वजह से है, इसे समझने की जरूरत है। क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर वो बात बोल रहे हैं, वो भाषा बोल रहे हैं, या उस लाइन पर चल रहे हैं जो कोई तीसरा आदमी उनको चलवाना चाह रहा है, या जो तीसरा आदमी जिसका हाथ उनके ऊपर है, उसकी वजह से नंदकिशोर गुर्जर को इतनी खुली छूट मिलती जा रही है कि योगी आदित्यनाथ भी या उनकी पुलिस भी, या पुलिस को खुली छूट मिलने के बाद भी गुर्जर जैसे लोग रोके नहीं जा पा रहे हैं, नंदकिशोर गुर्जर जैसे लोग नहीं रोक पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अब वो तीसरा आदमी कौन है? आपको याद होगा साल 2022 में सरकार बने हुए सिर्फ 2-3 महीने ही हुए थे। सरकार बने हुए सिर्फ 2-3 महीने ही हुए थे। सरकार अभी विधानसभा के पहले सत्र में ही थी कि 141 विधायक वेल में आ जाते हैं। किसके खिलाफ? अपनी ही सरकार के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के ऐसे लीडर हैं उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त डिप्टी सीएम, उनके अलावा कोई ऐसा लीडर बताइए जिसके जन्मदिन पर 100 से ज्यादा विधायक उसके घर पहुंचते हों। योगी आदित्यनाथ का भी जन्मदिन आपने देखा होगा, वो भी अपना जन्मदिन मनाते हैं। कितनी बार ऐसा देखा आपने कि 100-150 विधायक उनके जन्मदिन पर उनके घर पहुंच जाएं, उनको बधाई दे रहे हों? हाँ, सब अपने ट्विटर हैंडल से, फेसबुक से, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो बधाई देते हैं, लेकिन कितने ऐसे विधायकों को आपने देखा? केशव प्रसाद मौर्य ऐसे वो विधायक हैं, ऐसे मंत्री हैं जिनके यहाँ जन्मदिन का सेलिब्रेशन ऐसे होता है जैसे इंडिया पाकिस्तान की जीत का सेलिब्रेशन हो रहा हो, जैसे मान लो कि बहुत कुछ बड़ा ऐतिहासिक हो गया हो, इस तरह का सेलिब्रेशन होता है। तो ऐसा होता इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत केशव प्रसाद मौर्य ही बन रहे हैं। और मैंने अभी हाल ही में एक बहुत बड़े पत्रकार हैं लखनऊ के, उनका एक पॉडकास्ट सुना था जिसमें एंकर ने सवाल किया था कि योगी आदित्यनाथ को लेकर कौन सा गुट काम कर रहा है।
तो दरअसल वो पूरा पॉडकास्ट अतीक अहमद के ऊपर था। तो उन पत्रकार साहब ने ये बताया था उस वीडियो में, अपने पॉडकास्ट में, कि जब अतीक अहमद जिंदा था, जब बातचीत चल रही थी, जब वकील मारे गए थे और जब बातचीत चल रही थी कि अतीक अहमद के सारे लोग सरेंडर कर दें, उस वक्त अतीक अहमद की पैरवी लेकर कुछ लोग योगी आदित्यनाथ के पास गए थे और योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बैरंग वापस लौटा दिया था। और कुछ लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ कार्रवाई ना करें। ये तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो शिकायत लेकर योगी आदित्यनाथ की दिल्ली तक पहुंच गए थे। तो ये लोग वही थे जो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। हालांकि वो स्थापित हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि स्थापित नहीं हो पाए। इसी वजह से ये सारा खेल अब किया जा रहा है। अब देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, तो इस बात पर चर्चा चलने लगी कि अगर योगी हटेंगे तो योगी दिल्ली चले जाएंगे, योगी को दिल्ली में कुछ कुर्सी मिल जाएगी। अमूमन यही देखा जाता है कि बीजेपी जब भी अपने मुख्यमंत्रियों को हटाती है तो उनके लिए एक जगह बनाती है, एक स्पेस बनाती है। शिवराज सिंह चौहान के साथ वही हुआ, रमन सिंह के साथ वही हुआ, वसुंधरा राजे के साथ वही हुआ। ये एक रिकॉर्ड है पार्टी में। या तो पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर एक बड़ा अहम पद मिल जाता है, या फिर उन्हें मंत्रिमंडल में, जैसे शिवराज सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में बुला लिया गया। ये आपने देखा होगा, ये बीजेपी की परंपरा रही है। मतलब ऐसा नहीं कि रातों रात हटाया और उस मुख्यमंत्री को सड़क पर लाकर छोड़ दिया। अब एक और आपको उदाहरण बताते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत को देखिए, वो भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तराखंड के। उनको भी हटाया तो बीजेपी ने एक अच्छी जगह उनके लिए बनाई स्टेट में। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर आप किसी को देखेंगे। तो अब योगी आदित्यनाथ को जाहिर तौर पर हटाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत का तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। उनका जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी भी बड़ी है, उनसे बड़ी है, मास लीडर हैं। अगर योगी आदित्यनाथ कहीं आ जाते हैं भाषण देने के लिए, तो ये तो जाहिर सी बात है कि कम से कम कुछ भी ना हो, किसी को प्रचार भी ना करो, तो सिर्फ नाम सुनकर कि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, 1000-10,000 लोग आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के बनाए हुए, जिनको अगर आप कह दीजिए कि वो आ रहे हैं तो शायद 1000-10,000 लोग नहीं पहुंचे। तो ये है। तो योगी आदित्यनाथ का परिचय ऐसा है कि वो मास लीडर बन चुके हैं। उनका एक अपना जो उनकी छवि रही, वो सांसद के तौर पर भी उनकी वही छवि थी, अभी भी वही छवि है। तो दरअसल ये एक ऐसा गुट इस वक्त उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है जो चाहता है कि योगी आदित्यनाथ की इसी छवि को डेंट पहुंचाया जाए, और इस छवि को डेंट पहुंचाते हुए दिल्ली तक शिकायत की जाए। मतलब दिल्ली को इतना कान भर दिया जाए कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली का रास्ता उनका कट हो जाए। और आपने देखा ही कि योगी आदित्यनाथ इसी वजह से इतना निराश हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि मैं काम करते करते वापस लौट जाना चाहता हूं। अब हमने आपको शुरू में बताया था कि दो आपको तस्वीर बताते हैं जिससे पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों को लेकर 2021 के आखिर में और 2022 की शुरुआत में, यानी चुनावी माहौल बन रहा था उत्तर प्रदेश में, तब बहुत सारी चर्चा होने लगी। तब मोदी आए जेवर एयरपोर्ट पे, आपको भी पता है जेवर एयरपोर्ट का उस समय उद्घाटन हो रहा था, शिलान्यास हो रहा था। जब मोदी आए तो उन्होंने क्या नारा दिया, यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, याद है ना वो नारा? अखबारों की हेडलाइंस बनी। उससे कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो काटकर वायरल किया गया जिसमें नरेंद्र मोदी ने अपनी गाड़ी में योगी आदित्यनाथ को नहीं बैठाया, तो लोगों ने कहा कि मोदी ने पैदल कर दिया। तब लोगों ने कहा कि कुर्सी तो गई, अब बाबा जी गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के साथ कंधे पर हाथ रखकर एक कॉरिडोर में, देखिए आप वो तस्वीर याद होगी सबको, वॉक कर रहे थे और कुछ समझा रहे थे, कुछ आपस में बहुत गंभीर बातें हो रही थी। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर फिर से चुनाव लड़ी बीजेपी, चुनाव जीत भी गई, बीजेपी चुनाव जीत गई। तो यही है कि नरेंद्र मोदी और योगी में कोई डिफरेंसेस नहीं है, अमित शाह योगी में कोई डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंसेस इसलिए बन रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में मौजूद जो गुट है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम आता है, ब्रजेश पाठक का भी नाम उसी गुट में आता है, जिसमें नंदकिशोर गुर्जर का नाम आता है। ये वो लोग हैं जो एक ऐसा धड़ा तैयार कर रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ को नहीं चाहता है। अब देखिए, इसमें दो चीज और समझने की जरूरत है। ये लोग वो लोग हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं और इनका यही मानना है कि संगठन की बात सुननी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है कि संगठन की बात सुनना कम और वो अधिकारियों की बात ज्यादा सुनने लगे हैं। तो इस वजह से नाराजगी और बढ़ गई और ये लोग चाहते हैं कि योगी को रिप्लेस करके एक अपना जल्द से जल्द ऑप्शन बनाया जाए।
तो यानी कि वो जो सारी अफवाहें पिछले कुछ दिनों में फैलाई गई कि शाह वर्सेस योगी हो रहा है, शाह वर्सेस मोदी वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो रहा है, वो सारी चीजें नहीं है, बल्कि तीसरा खेमा शायद अब तैयार हो रहा है। कम से कम एक वरिष्ठ पत्रकार ने तो ऐसा ही दावा किया है और बाकी उसी पर हमने ये सारे बयानों के मायने निकाले और उसी पर ये चर्चा हमने रखी थी। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, ये आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी क्या आपको भी लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ को किसी भी तरीके से साइडलाइन किए जाने की कोशिश होती है तो फिर बीजेपी के लिए अच्छा कदम होगा? निश्चित तौर पर बाकी जितने भी बड़े पत्रकार हैं, जितने भी ग्राउंड पर जो लोग रहते हैं, वो तो इसका जवाब ना में ही देंगे। आपकी राय क्या है योगी आदित्यनाथ को लेकर और इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।